नमस्कार, मैं डॉक्टर कंचन शुक्ला अपनी स्वरचित कहानियों और कविताओं के चैनल आत्ममंथन में आज आपके सामने अपनी एक स्वरचित कहानी लेकर के हाजिर हुई हूँ। कहानी का शीर्षक है बहू ये मेरा घर है। तो चलिए सुनते हैं कहानी बहू ये मेरा घर है। बहू, अभी खाना बनने में कितना समय है? मुझे भूख लगी है। पता नहीं सुबह से क्या कर रही हो। तुम्हें तो मेरी कोई चिंता ही नहीं है। घर में एक बूढ़ी सास बैठी हुई है, इसकी तुम्हें परवाह ही नहीं है। अभी तक तुम्हारा खाना ही नहीं बना। सुबह से बस इधर उधर कर रही हो। ये आजकल की बहुएं सास को कुछ समझती ही नहीं, अपनी ही मनमानी करती रहती हैं। मेरी तो किस्मत ही फूट गई ऐसी कामचोर बहू पाकर। कविता की सास मालती जी ने गुस्से में बड़बड़ाते हुए अपने मन की भड़ास निकाली। मालती जी का ये हर दिन का काम था। उन्हें जैसे ही मौका मिलता वो कविता को ताने मारने से बाज नहीं आती थी। मालती जी कविता को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। इसका सबसे बड़ा कारण था घर के अन्य लोग उसकी तारीफ करते थकते नहीं थे। कविता थी ही इतनी अच्छी। विशेषकर कविता की ननद और ससुर कविता की तारीफ ज़्यादा करते थे। कविता की तारीफ मालती जी को बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं होती थी और यही ईर्ष्या उन्हें कविता को अपमानित करने के लिए मजबूर करती। माँ जी, सभी चीज़ें बन गई हैं। मैं आटा गूंथ रही हूँ, बस 2 मिनट में खाना लगा दूंगी। कविता ने घबराई हुई आवाज़ में जल्दी से कहा। वो जानती थी कि अगर खाना बनने में देर हुई तो उसे और भी ताने सुनने पड़ेंगे। तुम्हारा 2 मिनट देखो कब पूरा होगा, कविता की सास ने व्यंग्यात्मक लहजे में कहा। तभी दरवाजे की घंटी बजी। कविता रसोई में आटा गूंथ रही थी। बहू देखो तो, दरवाजे पर कौन है? कविता की सास ने अंदर से ही आवाज़ लगाई। कविता ने गहरी सांस लेकर हाथ साफ किया, फिर दरवाज़ा खोलने के लिए आगे बढ़ी। वो जानती थी कि उसकी सास उठकर दरवाज़ा नहीं खोलेंगी। ये काम तो उसका ही है। कविता ने दरवाजे के पास आते हुए कहा, आ रही हूँ। इतना कहकर उसने दरवाज़ा खोला तो सामने अपनी ननद विभा को देखकर खुशी से चहकते हुए बोली, दीदी आप अचानक यहाँ? आइए, अंदर आइए। आपने अपने आने की खबर भी नहीं दी, नहीं तो मैं ड्राइवर को स्टेशन भेज देती। भाभी, अगर मैं बता कर आती तो आप लोगों को सरप्राइज कैसे देती? भाभी, मैं अपनी खुशी सबसे पहले आपसे बांटना चाहती थी, इसीलिए बिना बताए आपके पास आ गई। इतना कहकर विभा अपनी भाभी से लिपट गई। तभी अंदर से मालती जी ने पूछा, बहू कौन आया है? कहीं तेरे मैके वाले तो नहीं आ गए? तब तो खाना मिलना भी मुश्किल हो जाएगा। माँ जी, आपको खाना मिलेगा, पहले आप बाहर आकर देखिए तो सही कौन आया है। जो आया है उसे देखकर आपकी भूख छूमंतर हो जाएगी, कविता ने खुशी से चहकते हुए कहा। तब तक मालती जी हाल में आ गईं। वहाँ अपनी बेटी को देखकर उनकी खुशी का ठिकाना नहीं रहा। बेटी को देखते ही उनकी आंखों में खुशियों के फूल खिल उठे। उनकी खुशी चेहरे पर साफ दिखाई दे रही थी। विभा आगे बढ़कर अपनी माँ से लिपट गई। माँ, माँ, आज मेरा मन खुशी से नाचने गाने का हो रहा है। विभा ने अपनी माँ को कंधे से पकड़कर नचाते हुए कहा। विभा, मुझे छोड़, नहीं तो मुझे चक्कर आ जाएगा। बेटी, तुम्हें आज इतना खुश देखकर मैं भी बहुत खुश हूँ। जानती है विभा, जब बिटिया अपनी ससुराल में खुश रहती है, वहाँ उसका मान सम्मान होता है, तो माँ की खुशी का ठिकाना नहीं रहता। अच्छा बैठकर बता, तू इतनी खुश क्यों है? तेरी खुशी देखकर मैं इतना तो समझ गई कि तू अपनी ससुराल में बहुत खुश है और तेरी ससुराल में सब ठीक है। पर तेरी खुशी का असली कारण क्या है, ये तो पता चले। विभा की माँ ने मुस्कुराते हुए पूछा। माँ, अब आपको भूख नहीं लगी है क्या? विभा ने व्यंग्यात्मक लहजे से माँ को देखते हुए कहा। तुझे देखकर मेरी भूख भाग गई।
अब बैठ, पहले तू अपनी खुशी का कारण बता, फिर मैं तेरे साथ खाना खाऊंगी। विभा की माँ ने प्यार से कहा, माँ, इनका प्रमोशन हुआ है, कंपनी इन्हें 3 सालों के लिए अमेरिका भेज रही है, मैं भी इनके साथ जा रही हूँ। माँ, आज मैं अपने पति के दिल पर राज करती हूँ। ससुराल में मुझे मान सम्मान मिल रहा है, यह सब भाभी के कारण है। अगर मैं आपकी बात मानकर अपनी ससुराल छोड़ मैके आकर बैठ जाती तो आज मेरा घर संसार टूटकर बिखर गया होता। विभा ने अपनी भाभी को बहुत प्यार और सम्मान से देखते हुए कहा, अरे तू तो ऐसे कह रही है जैसे मैं तेरा घर तोड़ना चाहती थी। मैं तेरी माँ हूँ, दुश्मन नहीं। आज तेरे लिए माँ से बढ़कर भाभी हो गई। विभा की माँ ने गुस्से में मुंह बनाते हुए कहा, माँ, आप मेरी माँ हैं और हमेशा रहेंगी, पर उस समय सही सलाह मुझे भाभी ने दी थी, आपने नहीं। उस समय जो सलाह भाभी ने दी थी वो आपको देनी चाहिए थी। मैं तो नादान थी, मुझे अच्छे बुरे की पहचान नहीं थी, लेकिन आप तो समझदार थी। फिर आपने मुझे क्यों नहीं समझाया कि मैं बिना जाने समझे अपने पति पर शक ना करूं, अपना बसा बसाया घर संसार ना बर्बाद करूं। पर आपने ऐसा नहीं किया। उस समय भाभी की सही सलाह ने मेरी गृहस्थी बचाई। आपको याद होगा उस समय आपने भाभी को कितना भला बुरा कहा, उन्हें घर से निकलने के लिए कह दिया, उनके मम्मी पापा को भी नहीं छोड़ा, उनको भी अपमानित किया। पर भाभी मेरी भलाई के लिए आपका अपमान भी सह गई। आज भाभी की वजह से मेरा घर संसार मुझे वापस मिला है। भाभी ने सही कहा था, मैं बिना बात को जाने समझे सिर्फ दूसरों के कहने पर अपने पति पर शक कर रही हूँ। और सच वही था जो भाभी ने कहा था। माँ, मैं निशा को इनकी प्रेमिका समझ रही थी, पर वो मेरे पति को राखी बांधती थी। निशा के पति राकेश और मेरे पति बचपन के दोस्त थे। जब राकेश भैया की शादी निशा से हुई तो रक्षाबंधन पर मेरे पति ने निशा से राखी बंधवाई थी। मेरी कोई ननद नहीं है ना। मेरे पति ने निशा को अपनी बहन बना लिया था, पर कहते हैं ना कि कभी कभी खुशियों को भी नज़र लग जाती है। शादी के 1 साल बाद ही राकेश भैया की एक्सीडेंट में मौत हो गई। राकेश भैया की नौकरी निशा को मिल गई। राकेश भैया की मौत के बाद भी आपके दामाद जी अपने भाई होने का फर्ज निभाते रहे। जब मेरी शादी हुई तो उसके बाद भी वे निशा की हर संभव सहायता करते रहते थे। मेरी पड़ोसन ने किसी दिन निशा और मेरे पति को होटल से निकलते देख लिया और वो बात उसने मुझे नमक मिर्च लगाकर बताई। अपनी पड़ोसन की बात सुनकर मैंने भी अपने पति का पीछा किया तो मैंने देखा मेरे पति और निशा कई बार एक साथ होटल गए, रेस्टोरेंट गए और एक दिन मैंने निशा और अपने पति को अस्पताल जाते हुए देखा। अस्पताल जाते हुए देखकर मैं ईर्ष्या से जल भुन गई। मैंने बिना कुछ जाने समझे निशा और अपने पति को अपराधी करार दे दिया। मैंने उन दोनों को अस्पताल जाते देखकर सोचा कि निशा अस्पताल अपना गर्भपात करवाने गई होगी। जब ये शाम को घर आए तो मैंने आओ देखा न ताओ इन पर चिल्लाने लगी। मैंने इनसे कहा कि आपका निशा से नाजायज संबंध है, वो आपकी रखैल है, मैं आपके साथ नहीं रह सकती, मैं अपने मैके जा रही हूँ। इन्होंने मुझे समझाने की कोशिश की। मेरी सास ने भी मुझे बहुत समझाया, लेकिन मैं किसी की बात सुनने को तैयार नहीं थी। मैं तो ईर्ष्या में पागल हो गई थी। मैंने गुस्से में अपना सामान पैक किया और आपके पास आ गई। जब आप लोगों से कहा मैं अपनी ससुराल नहीं जाऊंगी क्योंकि मेरी पति की एक दूसरी औरत भी है, तो आपने भी मुझसे कहा था अब मुझे ससुराल जाने की ज़रूरत नहीं है। आप उन लोगों पर मुकदमा करेंगी और उनको जेल भिजवाएंगी। तब भाभी ने आपका विरोध करते हुए मुझसे कहा था, दीदी क्या आपने अपनी आंखों से जीजाजी को
उस औरत के साथ आपत्तिजनक स्थिति में देखा है? हो सकता है कि वो औरत जीजा जी के ऑफिस में काम करती हो और जीजा जी उसकी मदद कर रहे हो। कभी कभी आंखों देखा भी सच नहीं होता। तब आपने कितना हंगामा खड़ा किया था। आप भाभी पर कितना चिल्लाई थी, भाभी को कितना अपमानित किया था। इतना कहकर विवाह अतीत की गहराइयों में उतरती चली गई। जब उसकी माँ, उसकी भाभी कविता को अपमानित कर रही थी। तुम कौन होती हो मेरी बेटी को सलाह देने वाली कि वो अपनी ससुराल चली जाए? ये उसके माँ बाप का घर है। इस घर पर उसका भी उतना ही अधिकार है जितना तुम्हारे पति का है। अभी मैं जिंदा हूँ तब तुम्हें उसका मैके आकर रहना अखर रहा है। जब हम नहीं रहेंगे तब तो तुम मेरी बेटी को पूछोगी ही नहीं। ऐसा कलयुग आ गया है। माँ बाप के सामने आजकल की बहुएं अपनी ननद को मायके में बर्दाश्त नहीं कर सकती। कविता की सास ने चिल्लाते हुए गुस्से में पूरा सर घर पे उठा लिया था। माँ जी, आप मुझे गलत समझ रही हैं। कविता ने धीरे से रुक रुक कर अपनी बात कही और उन्हें समझाने की कोशिश की, लेकिन कविता की सास कुछ भी सुनने को तैयार नहीं थी। वो कविता को अपमानित करती जा रही थी। उन्होंने कविता से यहाँ तक कह दिया कि ये तुम्हारा घर नहीं, मेरा घर है। अगर तुम्हें मेरी बेटी का मैके में रहना बर्दाश्त नहीं है तो तुम मेरा घर छोड़कर अपने मैके चली जाओ। अब मेरी बेटी अपनी ससुराल नहीं जाएगी। तुम मेरी बेटी के दर्द को कैसे समझोगी, क्योंकि तुम्हारी कोई सौतन नहीं है। कविता ने अपनी सास की बातों को नज़रअंदाज करते हुए विभा को समझाया कि वो उसके कहने पर ससुराल जाए और उस औरत से मिलकर सच्चाई जानने की कोशिश करे। कविता ने विभा से यह भी कहा कि अगर हम बीच में पड़ेंगे तो मामला बिगड़ सकता है। तुम अपनी मर्जी से घर छोड़कर आई हो तो तुम्हारे ससुराल वाले तुम्हें लेने नहीं आएंगे। तुम्हें खुद वहां जाना पड़ेगा और सच का पता लगाना पड़ेगा। अगर सच में तुम्हारे पति का उस औरत के साथ कोई नाजायज रिश्ता हुआ तो मैं खुद तुम्हारा तलाक करवाऊंगी। विभा के पापा और भाई ने भी वही बात कही जो कविता ने विभा से कही थी। तब मैंने अपनी भाभी और पापा की बात मानकर अपने अहंकार को एक तरफ रख दिया और अपनी ससुराल चली गई। उसके बाद मैं खुद निशा से जाकर मिली। जो सच्चाई मेरे सामने आई उसे सुनकर खुद ही मैं अपनी नज़रों में गिर गई। निशा और मेरे पति वहाँ कोई नाजायज संबंध नहीं था। मैंने कई बार एक साथ उन दोनों को मॉल और रेस्टोरेंट में, होटल में देखा था, अस्पताल में देखा था। वहाँ मेरे पति और निशा अय्याशी करने नहीं जाते थे। वो निशा की दूसरी शादी की तैयारियां कर रहे थे, इसलिए रेस्टोरेंट और होटल की बुकिंग के लिए गए थे। और अस्पताल में निशा की होने वाली सास भर्ती थी। उनकी तबीयत ठीक नहीं थी। निशा उन्हें देखने गई थी और मेरे पति उनके साथ थे। निशा की शादी की तैयारियां मेरे पति अकेले कर रहे थे, क्योंकि निशा अनाथ थी, इसलिए अपनी मुंहबोली बहन की दूसरी शादी की तैयारियों में उसका साथ दे रहे थे। मेरी भी शादी को 4 महीने ही हुए थे, इसलिए मेरे मन में शक होना स्वाभाविक था। यहाँ गलती मेरे पति की भी थी। उन्होंने मुझे निशा के बारे में कुछ नहीं बताया था। जब मुझे अपनी गलती का एहसास हुआ तो मैंने अपने पति से माफ़ी मांगी। तब उन्होंने भी मुझसे माफ़ी मांगते हुए कहा, विभा गलती मेरी भी थी। मुझे पहले ही निशा के बारे में तुम्हें सब कुछ बता देना चाहिए था। अपने पति के मुंह से माफ़ी सुनकर मैं खुद शर्मिंदा हो गई। माँ, इस तरह भाभी की सलाह से मेरा वैवाहिक जीवन टूटने से बच गया। दीदी चाय लीजिए। आप क्या सोच रही हैं? कविता की आवाज़ सुनकर विभा अतीत से वर्तमान में आ गई। चाय की प्याली उठाते हुए विभा ने मुस्कुराते हुए कहा, कुछ नहीं भाभी, मैं अतीत के यादों में खो गई थी। जब मैं शक के कारण अपने बसे बसाए घर को उजाड़ने का निर्णय ले बैठी थी, तब आपने ही
मेरे घर को बर्बाद होने से बचाया था। भाभी, आपका यह एहसान मैं कभी नहीं भूल सकती। आप जैसी भाभी भगवान सभी नंदों को दे। हाँ बहू, तुम मुझे भी माफ़ कर दो। मैंने तुम्हारा बहुत अपमान किया। मैं अपनी बेटी के प्यार में इतनी अंधी हो गई थी कि तुम्हारी सही बात को भी गलत मान रही थी। मैं गुस्से में इतनी अंधी हो गई कि तुम्हें तुम्हारे ही घर से निकाल रही थी। मैं उस दिन अपनी बेटी और बहू दोनों का घर बर्बाद करने जा रही थी। उस दिन मेरी बेटी ने मेरी बात मान ली होती तो आज उसका वैवाहिक जीवन तबाह हो गया होता। मैं कभी खुद को माफ़ नहीं कर पाती। बहू, मैं तो अब भी तुम्हारा अपमान करती रहती हूँ, बिना बात तुम्हें ताने देती हूँ। इस सब का सबसे बड़ा कारण मेरी ईर्ष्या है। हाँ, आज मुझे सच स्वीकार करने में कोई संकोच नहीं है। जब घर के सभी लोग तुम्हारी तारीफ करते हैं तो मैं ईर्ष्यालु हो उठती हूँ और अपनी ईर्ष्या, नफरत तुम पर निकालने लगती हूँ, जबकि मुझे खुश होना चाहिए कि मेरी बहू इतनी अच्छी है। पर मैं सास हूँ ना, बहू की तारीफ कैसे बर्दाश्त कर सकती हूँ? फिर भी तुम मेरी किसी बात का बुरा नहीं मानती हो। विवाह की बात सुनकर मैं खुद ही अपनी नज़रों में गिर गई हूँ। आज के बाद मैं कभी भी तुम्हारा दिल नहीं दुखाऊंगी। बहू, मुझे माफ़ कर दो। कविता की सास ने उदास स्वर में पश्चाताप करते हुए कहा। माँ जी, ये तो हर घर की कहानी है। सास कभी बहू थी ये वो भूल जाती है, और जब वह खुद सास बनती है तो वही गलती दोहराती है। जो उसकी सास ने उसके साथ किया था, आपने भी वही किया। इसी सोच को अब हमें बदलना होगा। बहू अगर गलत बात कर रही है तो उसको प्यार से समझाइए, पर ताने देकर नहीं। अगर वो सही सलाह दे रही है तो उसकी सही बातों को मानिए भी। कविता ने हंसते हुए कहा। कविता की बात सुनकर सभी के चेहरे पर मुस्कान दौड़ गई और मन में खुद को बदलने का संकल्प भी। ये थी मेरी कहानी, बहू ये मेरा घर है। आपने देखा इस कहानी की नायिका कविता ने कैसे अपनी सूझबूझ से अपनी ननद की गृहस्थी उजड़ने से बचा ली। लेकिन वही मानसिक दुर्बलता हमारे अंदर सास बहू की। सास कभी भी बहू की तारीफ बर्दाश्त नहीं कर पाती और बहू कभी सास को अपनी माँ नहीं समझ पाती। लेकिन यहाँ एक तरफा बात है। यहाँ कविता तो अपनी सास को माँ का दर्जा देती है, ननद को बहन मानती है, ससुराल को अपना घर समझती है, उस घर की अच्छाई, अच्छे बुरे की परवाह करती है। लेकिन इस घर की सास मालती जी बहू को बेटी नहीं समझती, उसे अपना प्रतिद्वंदी समझती हैं, उससे ईर्ष्या करती हैं, क्योंकि घर वाले कविता की तारीफ करते हैं। अब हमें ऐसी मानसिकता को बदलना होगा। सास को ही नहीं, ननद को भी अपनी मानसिकता को बदलना होगा, और उसके साथ साथ बहू को भी। अगर बहुएं कविता जैसी हों, ननद विभा जैसी हो, तो सास कितनी भी बुरी हो, एक ना एक दिन सही रास्ते से पर आ ही जाती है। सासें वहाँ ज़्यादा गलत व्यवहार अपने बहू के साथ करती हैं जहाँ उनकी बेटियाँ उनका साथ देती हैं। जहाँ बेटियाँ अपनी भाभी का साथ देती हैं, वहाँ पर सास अगर बहू के साथ गलत व्यवहार कर रही है तो कुछ दिन तक ये सिलसिला चलता है, लेकिन उसके बाद वो खत्म हो जाता है। जब वो देखती है सास कि मेरी बेटी अपनी भाभी का साथ दे रही है, उसे कोई आपत्ति नहीं है, उन दोनों में प्रेम है, बहनों का प्रेम है, दोस्तों का प्रेम है, तो वो धीरे धीरे बदल जाती है। लेकिन ऐसा कुछ ही घरों में दिखाई देता है। ज़्यादातर घरों में सास बहू की लड़ाई या प्रतिद्वंदता चलती ही रहती है, और ये मानसिकता अच्छी नहीं है। घर वही होता है, क्योंकि हर लड़की मायका छोड़कर ससुराल आती है, फिर ससुराल ही उसका घर हो जाता है। सास को भी ये बात समझनी चाहिए कि अब बहू ही उसकी सेवा करेगी, बेटी अपने घर चली जाएगी। बेटी की बातों पर आकर या ईर्ष्या करके बहू के साथ बुरा व्यवहार ना करे।
छोटी मोटी बातें, छोटी मोटी लड़ाइयाँ तो हर घर में होती हैं। जहाँ 4 बर्तन होते हैं वहाँ खटकते ही हैं, लेकिन इस लड़ाई को तूल नहीं देना चाहिए। थोड़ा बहुत मनमुटाव स्वाभाविक है और उसे दूर भी किया जा सकता है। अगर सास और बहुएं अपने मन से एक दूसरे के लिए ईर्ष्या और नफरत की भावना निकाल दें तो वो खुद ही एक दूसरे के नज़दीक आ जाएंगी, और जहाँ सास बहुएं नज़दीक आ जाती हैं वह घर स्वर्ग से भी सुंदर हो जाता है। और फिर न सास को बेटी की कमी महसूस होती है और न बहू को माँ की कमी। ऐसे ही घर की कल्पना हर बहू भी करती है और सास भी करती है, जिससे उनका घर खुशियों से भरा रहे। ये थी मेरी कहानी बहू ये मेरा घर है। इसमें एक बात और है, सास को बात बात पर बहू के ताने नहीं देना चाहिए कि ये मेरा घर है, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी, ये तुम्हारा मायका नहीं है। क्योंकि सास भी कभी इस घर में बहू बनकर आई थी। उस समय भी उसकी सास ने यही कहा होगा, बहू ये तुम्हारा घर नहीं है, ये तुम्हारा मायका नहीं है, यहाँ तुम्हारी नहीं चलेगी। तो इन बातों को सोचना चाहिए कि उस समय उनके दिल पर क्या बीतती रही होगी। वो ससुराल बहू का घर होता है, असली घर उसका वही है, क्योंकि पूरा जीवन बहू को वहीं बिताना है। इसलिए घर ना सास का है, ना बहू का है, ना पति का है, ना ननद का, ना ससुर का, वो घर सबका है। जब सारे लोग एक साथ मिल जाते हैं तो परिवार बनता है, और परिवार से ही घर होता है। घर से परिवार नहीं होता है। जब परिवार एकजुट रहेगा तो वो घर स्वर्ग से सुंदर बन जाएगा। आपने सुनी मेरी कहानी बहू ये मेरा घर है। अगर मेरी कहानी आप लोग को पसंद आई हो तो इसे लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। समीक्षा दे करके बताइएगा जरूर मेरी कहानी आपको कैसी लगी। कल फिर मिलते हैं एक नई कहानी के साथ। नमस्कार।